बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईएनटी और रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी नर्सिंग के जो 2 चैप्टर्स रह गए थे वाइवा के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें मैं आपको जस्ट जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो वाइवा के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, बताऊंगा। और इस पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि माइक जो है वो ख़राब हो चुका है, तो शायद आपको थोड़ी सी शोर सुनाई दे या फिर आवाज़ ख़राब हो, तो इसके लिए हम माजरत करते हैं पहले से। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ईयर की बात करते हैं। ईयर में आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 3 पार्ट्स होते हैं। फिर आउटर में अलग अलग चीज़ें आती हैं। जो बाहर का पार्ट होता है, एयर पिन्ना और एयर लूप जो होता है वो आउटर पार्ट है। ठीक है, जो मिडल पार्ट होता है उसमें जो कान का पर्दा होता है, जो नाली होती है जो अंदर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, और 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं। फिर हर बोन का अलग अलग नाम है, मेलस, इनकस और स्टेप्स। तो ये तीनों बोन्स आते हैं मिडल एयर में। ठीक है, मिडल एयर और आउटर और इनर, इन तीनों को आपको बस नाम पता हो तो भी काफ़ी है। इसके अलावा यूस्टेशन ट्यूब है। पूछा जा सकता है क्या काम है यूस्टेशन ट्यूब का। यूस्टेशन ट्यूब कान के साथ हमारा जो मुंह है, ठीक है, और जो नेक है, माउथ एंड नेक जो है वो कनेक्ट करता है, ताकि दोनों के दरमियान में प्रेशर डेवलप ना हो, वो बरकरार रहे, बैलेंस रहे और हेड का बैलेंस बरकरार रहे। ठीक है, जिस तरह आप कभी कान के अंदर कुछ डालते हो तो उसका जायका आपको मुंह में फील होता है, ये यूस्टेशन ट्यूब की वजह से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस के में कनेक्ट है। ठीक है, इनर ईयर में जो है कॉकलिया आता है, वेस्टिबुलर शेप आता है, वेस्टिबुलर कॉकलिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनर ईयर में आते हैं। बस सिंपल आपको ये याद हो तो काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आई। आई के आपको पता है कि साइट ऑर्गन है, मतलब इसमें हम इसके ज़रिए से हम देखते हैं, और इसको जो सप्लाई है ब्रेन के तरफ से, ठीक है, वो है सेकंड क्रेनियल नर्व। जो दूसरा हमारा क्रेनियल नर्व है वो आइज़ तक आता है, और आइज़ में जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आने का काम करते हैं और वापस भी लेके जाने का। ठीक है, आइज़ के भी 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम फाइब्रस लेयर कहते हैं, मिडल और इनर। ठीक है, आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, मिडल लेयर में जो है वो कोराइड, सीलियरी बॉडी और आइरस आता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और इनर लेयर में जो है वो रेटिना आता है, रेटिना की वजह से हम देखते हैं। ये आपको क्लियर हो तो काफ़ी है। ठीक है, कोराइड इस पे हमें ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। ठीक है, आइरस जो कलर पार्ट होता है, जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होता है, उसको हम आइरस कहते हैं। इसके पीछे होता है लेंस। लेंस पे जो है वो लाइट पड़ती है और ये उसको जाके रेटिना पे फोकस करता है। अगर किसी का लेंस ख़राब है तो उसको सही से चीज़ें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट नहीं पड़ेगी। रेटिना जो है वो लेयर है जिस पे इमेज बनती है और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है वो वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए होते हैं। इसके अलावा 6 मसल होते हैं आई के अंदर, जो कि ये आपको बताए हुए हैं, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है टर्मिनोलॉजीज में, अक्यूलस डेक्स्टर और अक्यूलस सिनेस्टर, राइट आई और लेफ्ट आई। ठीक है, और हाइपरोपिया कहते हैं फार साइटेडनेस को। फार साइटेड मतलब किसी की दूर की नज़र सही है और करीब की कमज़ोर है, उसको हम कहेंगे हाइपरोपिया। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे है मायोपिया। मायोपिया इसका उल्टा है, किसी की दूर की नज़र जो है वो ख़राब है और करीब की सही है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो उसको हम मायोपिया कहते हैं। अच्छा जी, इसमें और है मियोटिक में वो मेडिकेशन होते हैं जो प्यूपल को कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब आई का जो प्यूपल होता है, ठीक है, उसको कंट्रैक्ट करते हैं। और मेड्रियाटिक वो मेडिकेशन होते हैं जो प्यूपल को डायलेट करते हैं। एक दूसरे के उल्टा है, हाइपरोपिया, मायोपिया, मियोटिक, मेड्रियाटिक की एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यही आपको याद हो तो मतलब आसान है याद करने में। ठीक है, कैटरैक्ट का पूछा जा सकता है। कैटरैक्ट क्या है? एक बीमारी है आइज़ की, जिसमें आइज़ के ऊपर, स्पेशली लेंस के ऊपर जो है वो प्रोटीन जमा होते हैं और आई जो है वाइट कलर की नज़र आ रही होती हैं, जिसके बाद बंदे को नज़र में मसला होता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो बंदा ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ उम्र या फिर कोई इंजरी या फिर इसी तरह कभी कभी पैदाइशी तौर पर होता है, बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ग्लूकोमा हमें पता है कि जब आइज़ के अंदर लिक्विड
बिल्डअप हो जाए, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन ग्लूकोमा और क्लोजर ग्लूकोमा। ओपन जो है वो क्रॉनिक होता है, क्लोजर जो है वो एक्यूट होता है, नॉर्मली अचानक होता है। इसमें दर्द होता है और इसके अलावा नज़र ख़राब होती हैं और आइज़ के अंदर जो है प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट जब रेटिना अपनी जगह से हट जाए, हिल जाए, ठीक है, तो उसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहेंगे। मैक्यूलर डिजनरेशन, इसको छोड़ दें। एक्यूलर मेलानोमा, जब आइज़ के अंदर ट्यूमर आ जाए, कैंसर हो जाए, इसको हम एक्यूलर मेलानोमा कहेंगे। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ इतना ही आपने याद रखना है। बाकी आपने डिटेल देखनी है तो पीपीटी आप देख लीजिएगा। आई कंफ्यूजन में वो मसले आते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, लाइक ब्लेफराइटिस, जब ये आई लिड जो है वो स्वेल हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। हर्ड्यूलम या फिर स्टाई, जब नीचे की तरफ से कोई दाना वगैरह आ जाए, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा। चेलाज़ोइन, जब ऊपर की तरफ दाना आ जाए, ठीक है, ये जो मसले होते हैं चेलाज़ोइन। अच्छा, अब आते हैं आई डिसऑर्डर पे। आई डिसऑर्डर भी बहुत आसान है। इसमें तो टोमोग्राफी और ऑडियोमेट्री दो टेस्ट है जिसकी वजह से हम ईयर को देखते हैं, मतलब ईयर को सुनने को टेस्ट करते हैं कि कान सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। कंडक्टिव हेयर लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस, इन दोनों में फ़र्क ये है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा, मतलब आगे आवाज़ नहीं जा रही है, बीच में कोई चीज़ है जो आवाज़ को रोक रही है, कोई गंदगी, कोई पस, कोई इन्फ्लेमेशन, अरे कुत्ते, अच्छा जी, कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी न्यूरल, ये जो है ज़्यादा पैथोलॉजिकल और ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है। इसमें जो है न्यूरॉन्स काम नहीं करते और न्यूरॉन जो है वो मसला होता है और ये ज़्यादातर फिर इसका इलाज भी नहीं होता। कंडक्टिव का इलाज हो जाता है, मतलब इजीली आप उस चीज़ को रिमूव करो जिस चीज़ की वजह से वो मसला है, तो बंदा सही हो जाएगा। लेकिन सेंसरी न्यूरल में न्यूरॉन्स का मसला होता है तो न्यूरॉन बहुत मतलब आसानी से रिपेयर नहीं होते, बल्कि रिपेयर ही नहीं होते, ठीक है। एक्सटर्नल ओटाइटिस, जब बाहर के कान का इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम कहते हैं। और एक होता है ओटाइटिस, ठीक है। ओटाइटिस जो है वो मिडिल ईयर का इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर होता है। इसके अलावा है मीनियर्स डिजीज़। मीनियर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बंदे को चक्कर आते हैं, कान का मसला है, ठीक है, कान की बीमारी है, उसमें बंदे को चक्कर आते हैं, हियरिंग लॉस हो जाती है। टिनाइटिस मतलब कान में जो है आवाज़ें बजती हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देगी और सर आपको भारी भारी सा फील होगा, प्रेशर फील होगा, इसको हम मीनियर्स डिजीज़ कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट आई एंड ईयर, ENT। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ पल्मोनरी नर्सिंग। पल्मोनरी नर्सिंग भी बहुत ईजी है, इसमें भी बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तो एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इन्होंने डाली हुई है, एनाटॉमी में तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन सिंपली आपको एनाटॉमी पता हो तो अच्छी बात है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है नोज से लेके लेरिंग्स तक आता है, फिर लेरिंग्स के नीचे जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है। सिंपल आप ये याद रखें, काफ़ी है। अच्छा, फिर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है जो कि ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, अल्वेलाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके ऑर्गन्स है। इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। हाँ, लंग्स में, लंग्स की जो एनाटॉमी है वो आपको पता है कि राइट लंग और लेफ्ट लंग है। राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है और उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और छोटा इसलिए होता है क्योंकि लेफ़्ट लंग के आसपास जो है वो हार्ट होता है, तो उसने हार्ट को थोड़ी सी जगह दी हुई है, इसलिए वो छोटा होता है। अल्वेलाई जो है इसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की हुई है वो जाके एक्सचेंज होगी, ठीक है, और बॉडी तक पहुँचेगी और बॉडी से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलेगी। रिस्पायरेटरी सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पे ही जाके वो एक्सचेंज होता है। अच्छा जी, लंग में जो है ब्लड सप्लाई वो हार्ट से आती है, ये तो हमें पता है। फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, सांस लेना, सांस छोड़ना। इसमें और भी हमारे एक्सेसरी ऑर्गन लाइक डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो रिब के बीच में होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि थोरेसिक कैविटी को स्पेस दे सकें और वहाँ पे ऑक्सीजन आ सके सही से, ठीक है।
रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? रिस्पायरेशन जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वही ऑक्सीजन जाके ब्लड के साथ मिलता है और हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। इसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन पूछा जाए तो उसमें जस्ट ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये रिस्पायरेशन कहलाएगा, सिंपल रिस्पायरेशन, ठीक है। सेलुलर का पूछा गया तो फिर आपने सेल्स का बताना है कि सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना और ये जो एक्सचेंज होना, ये सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाएगा। एक और चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कि आपके ब्रेन में कौन सा सेंटर है जहाँ से ब्रीदिंग या फिर हमारा जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, ठीक है, कहाँ से ब्रीदिंग कंट्रोल है, तो वो है रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर का जो कंट्रोल है वो है मेडुला ओब्लांगेटा, के ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा से कंट्रोल है। ये नाम आपने याद रखना है, मेडुला ओब्लांगेटा। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज है लाइक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब जब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी आ जाए। हाइपोऑक्सीमिया जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ठीक है। हाइपरकेपनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो हाइपरकेपनिया कहलाता है। हाइपोकेपनिया जब वही लेवल कम हो जाए तो वो हाइपोकेपनिया। डेस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल होना, डिस्पनिया कहलाता है। कैपनिया जल्दी जल्दी सांस लेना, रैपिड ब्रीदिंग उसको हम कहते हैं। साइनोसिस, साइनोसिस जब एक बंदे को सांस का मसला होता है और उस सांस न लेने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बॉडी ब्लूइश कलरेशन हो जाए उसमें, उसको हम साइनोसिस कहते हैं। हेमोप्टेसिस, हेमोप्टेसिस जो है ब्लड इन स्प्यूटम, के स्प्यूटम में बलगम में जो है ब्लड आना हेमोप्टेसिस कहलाता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज़ है जो कि आपको ये लिस्ट बताई गई है, कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, और ये ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं। कॉमन कोल्ड जो नॉर्मली हमें नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है, और इन्फ्लुएंज़ा। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंज़ा में एक फ़र्क है, बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये वायरस का है कि इन्फ्लुएंज़ा जो है वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होता है, और कॉमन कोल्ड रीनो या कोरोना या फिर एडिनो वायरस की वजह से होगा, ठीक है। और इसके साइन सिम्टम भी एक दूसरे के जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर इन्फ्लुएंज़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कॉमन कोल्ड खुद बहुत सही हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर खुद बहुत सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, लेरिंजाइटिस, और ये सारी चीज़ आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन है। टॉन्सिलाइटिस वही टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया का पूछा जा सकता है कि निमोनिया क्या चीज़ है। निमोनिया जो है लिखा हुआ है अ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द अल्वेलाई सिक। हमारे जो अल्वेलाई होते हैं, जो तेली के जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, निमोनिया। इसमें पस फॉर्मेशन होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, बलगम वगैरह ज़्यादा आएगा। ये सारी चीज़ें आप ये याद रखनी है। लोबर निमोनिया का होगा जब निमोनिया ज़्यादा फैल जाए और लंग्स का एक ख़ास लोब उसके लपेट में आ जाए, ठीक है, उसको हम फिर लोबर निमोनिया कहेंगे, नाम से ही जाहिर है। ब्रोंको निमोनिया जब वो ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाए और ब्रोंक्यूल्स ख़राब हो जाए, ब्रोंकाई, ठीक है, उसको हम लोबर निमोनिया कहेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो कम्युनिटी हॉस्पिटल, कम्युनिटी से लग जाए तो कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल से लग जाए तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्लोरिसी। प्लोरिसी उस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, हमारा जो लंग्स है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसी इन्फ्लेमेशन हो जाए उसी मेम्ब्रेन का तो फिर हम उसको प्लोरिसी कहेंगे, सिंपल, इतना आप याद रखें। एम्पाइमा, एम्पाइमा क्या है कि जब जो हमारा प्लूरल कैविटी है, ठीक है, जो लंग्स की जो कैविटी है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सुडेट जो पस होता है, ठीक है, वो जमा हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पाइमा। एक होता है एम्फाइसीमा, वो इससे अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने। नेक्स्ट वन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हम नॉर्मली हम इसको टीबी कहते हैं। ये होता किस वजह से, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और ये ज़्यादातर शुरुआत इसकी लंग से होती है, फिर आगे जाके अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, लीवर, किडनीज, इसमें जो है वो फैल जाता है। और ये इसका जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन लविंग होता है, मतलब अगर इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है तो ये ज़्यादा फैलेगा, तो इसलिए इसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए। इसके भी दो टाइप्स है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट वो होता है जो बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन तो है, लेकिन बॉडी ने उसको, इम्यून सिस्टम ने उसको
कंट्रोल किया हुआ है, वो आपके बॉडी पे अभी बीमारी नहीं है, कोई आप बीमार नहीं हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। लेकिन टीबी का इन्फेक्शन है और एक्टिव वो होगा जब आप बीमार होंगे और वो इम्यून सिस्टम आपका कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे, फिर हम उसको एक्टिव टीबी कहेंगे। अच्छा, अस्थमा है। अस्थमा हमें पता है कि जब हमारे जो एयरवेज है, जो ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली ये काफ़ी इनका साइज़ बड़ा होता है जिससे हवा आसानी से पास हो सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्रोंक्यूल्स या फिर जो एयरवेज है ये बिल्कुल नैरो हो जाए, इनकी जो साइज़ है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है, और इससे हवा आगे पास नहीं हो पा रही हो, फिर हम उसको अस्थमा कहेंगे। और इस कंडीशन में जो है बंदे को सांस लेने में मसला होता है। अस्थमा का पूछा गया, सिंपल आपने ये बताना है, नैरोविंग ऑफ आर्टरीज नहीं, सॉरी, एयरवेज, ठीक है। एयरवेज का नैरो होना, कम होना, तंग होना अस्थमा कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, इसके आपने जो है वो थोड़े बहुत अस्थमा के ड्रग्स भी देखने हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, थियोफाइलिन। अच्छा, ये कॉप डी है। कॉप डी क्या चीज़ है? हर वो बीमारी जो कि बहुत टाइम से लंग्स में या फिर जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें मौजूद हो, ठीक है, और क्रॉनिक हो, उसको हम कॉप डी में काउंट करते हैं। ये कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि लंग्स में मौजूद हो काफ़ी टाइम से और सांस लेने में उसकी वजह से मसला हो रहा हो, तो वो कॉप डी, जैसे कि एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा जो है वो पिंक फफर्स कहते हैं इसको। इसमें अलविलाई जो है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट, मतलब जिसमें हवा, जिसे हम हवा भरते हैं ना, तो वो नहीं होता, हवा इसमें नहीं भरती और ना ही इससे निकल सकती है फिर। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस है तो वो भी कॉप डी में आएगा। एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा ARDs एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब अचानक होने वाली जो मसले होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो ARDs, कॉप डी और ARDs बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक अचानक होगा, एक बिल्कुल क्रॉनिक होगा, तो ये आपने याद रखना है। प्लूरिसी का बता दिया। नीमोथेरेक्स जो है, जो ये इम्पोर्टेंट है, नीमोथेरेक्स का मतलब होगा कि जो हमारे सीने की दीवार है और जो हमारे लंग्स है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जब उनके दरमियान एबनॉर्मल गैस या फिर हवा जमा होने लग जाए, ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से जुदा करें। अब जब हम सांस लेंगे तो अगर इन दोनों के दरमियान हवा ज़्यादा हुई है तो सांस लेने में मुश्किल होगी, लंग्स जो है वो इन्फ्लेट नहीं होंगे, इस कंडीशन को हम नीमोथोरेक्स कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद बस इतना ही काफ़ी है। एटेलेक्टेसिस मीन्स लंग्स का कोलैप होना, बिल्कुल चिपक जाना, ठीक है, और एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अंदर ही जो चीज़ें होती हैं लंग्स की, ठीक है, वो इन्फ्लेट नहीं हो पा रही, उसके अंदर हवा नहीं आ रही, इसको हम कहते हैं कोलैप्स या फिर ख़राब होना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी या फिर पल्मोनरी नर्सिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। बस थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस पर हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।